Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नया चैप्टर फ्रॉम योर माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ यूटिलिटी। तो हमें यहाँ पे बताना है कि यूटिलिटी की इनमें से कौन सी फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें यूटिलिटी का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी दैट सेटिस्फाई योर वांट्स। यानी कि किसी भी कमोडिटी के पास जो शक्ति है, जो पावर है, जिससे वो आपकी वांट सेटिस्फाई कर सकती है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, अब जरा ऑप्शंस देखें। Subjective in nature, depends upon the urgency of wants, both A and B, none of the above. तो yes, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव इन नेचर मीन्स हो सकता है कि किसी कमोडिटी से एक्स पर्सन को ज्यादा यूटिलिटी मिलती है जबकि वाई को कम। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपको चाय पीने से बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलती हो पर मुझे उतनी नहीं मिलती, या आपको आइसक्रीम खाने से कम यूटिलिटी मिलती है और मुझे ज्यादा मिलती है। तो ये सब्जेक्टिव है, इट वेरीज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ये तो ट्रू है ही। इट डिपेंड्स अपॉन द अर्जेंसी ऑफ वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर बहुत भूख लगी है तो मेरे लिए खाने की यूटिलिटी ज्यादा होगी। अगर आपको भूख नहीं है तो आपके लिए खाने की यूटिलिटी अभी कम होगी। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अर्जेंसी ऑफ वांट्स। जिसको वांट्स की ज्यादा अर्जेंसी होती, जिसकी वांट की अर्जेंसी ज्यादा है, उसके लिए उस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, इसीलिए द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, next question. Yes. Read the following statements carefully and choose the correct alternative from the following. So statement 1, utility and usefulness are one and the same thing. So utility और usefulness are one and the same thing? No. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी भी किसी पर्सन को स्मोक करने से या अल्कोहल कंज्यूम करने से ज्यादा यूटिलिटी मिलती हो, पर वही उसके लिए वो यूजफुल तो नहीं है। हो सकता है किसी चीज से आपको यूटिलिटी मिलती हो बट दैट डजंट मीन कि वो चीज आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो दे आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, जबकि the law of diminishing marginal utility does not hold true in the absence of its assumptions। कहते जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये लॉ हमें क्या कहता है कि जैसे जैसे द मोर एंड मोर वी कंज्यूम, द यूटिलिटी वी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। यानी कि जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाओगे तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो आपके लिए फॉल करती जाएगी, वो डिक्लाइन होती जाएगी। ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू। It does not hold true in the absence of its assumptions. Yes, अगर हम इसकी कुछ assumptions को नहीं लेके चलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि जो कंजम्पशन हो वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में होनी चाहिए, तो अगर आप इसकी assumptions नहीं एक्सेप्ट करते हो, इसको assumptions में नहीं होल्ड करते हो, तो ये भी ट्रू नहीं होल्ड करेगा। तो इसीलिए आंसर इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यूटिलिटी इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो मोस्ट क्लोजली रिलेशन हमें बताना है कि किस टर्म के साथ है। क्या यूजफुलनेस के साथ है? नो, यूजफुलनेस के साथ इसका इतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन के साथ है? यस, सेटिस्फेक्शन के साथ है, क्योंकि हम सेटिस्फेक्शन को ही तो उस यूटिलिटी बोलते हैं जिस कमोडिटी से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बहुत भूख लगी है और मैं एक चपाती कंज्यूम करती हूँ और मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज द यूटिलिटी। यूटिलिटी किससे सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है? दैट इज सेटिस्फेक्शन। ठीक है, नेसेसिटी, नो, आंसर इज बी ऑप्शन। नेसेसिटी देखो, नेसेसिटी फूड की नेसेसिटी है, क्लोथ्स की नेसेसिटी है, बट यहाँ पे इतना क्लोज रिलेशन यूटिलिटी के साथ नहीं बनता जितना सेटिस्फेक्शन से बनता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the following statements carefully and choose the correct alternative from the following. Okay, statement 1. The same commodity can give different utility to different persons in the same situation. हो सकता है, बिल्कुल। मैंने अभी आपको समझाया कि yes, utility is subjective in nature.
द सेम कमोडिटी, हो सकता है वनीला आइसक्रीम की यूटिलिटी आप लोगों के लिए ज्यादा हो पर मेरे लिए कम हो, ठीक है ना, मेरे लिए चाय की यूटिलिटी ज्यादा हो, आपके लिए वो कम हो, है ना। तो द सेम कमोडिटी कैन गिव डिफरेंट यूटिलिटी टू डिफरेंट पर्संस इन द सेम सिचुएशन, ये हो सकता है, ठीक है, दिस इज ट्रू। Statement 2, a commodity which is useful for a consumer must give utility. तो yes, एक commodity जो किसी consumer के लिए useful है, किसी भी कंज्यूमर के लिए अगर कोई कमोडिटी यूजफुल है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे लिए ये पेन यूजफुल है तो मुझे डेफिनेटली इससे यूटिलिटी मिलेगी, इट मस्ट गिव यूटिलिटी टू मी, ठीक है। तो देखो, अ कमोडिटी विच इज यूजफुल फॉर अ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के लिए यूजफुल है, फॉर एग्जांपल चश्मा अगर मेरे लिए यूजफुल है तो उसको पहन के मुझे यूटिलिटी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, इट मस्ट गिव यूटिलिटी। तो दोनों ऑप्शंस ट्रू हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, utility analysis is criticized for one of its assumptions. According to this, utility can be expressed in terms of which of the following? तो यूटिलिटी की एक बहुत बड़ी assumption है जिसके लिए उसको अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग यूटिलिटी को हम किस टर्म में मेजर कर सकते हैं, किस टर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यूटिलिटी का एक बहुत ही बड़ा जो एजम्पशन है इज दैट कि यूटिलिटी इज मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, क्योंकि दो तरीके की यूटिलिटी हो सकती है, वन कैन बी ऑर्डिनल, अदर कैन बी कार्डिनल। ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स जब आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, जैसे कि मैं बोलूं मुझे बहुत यूटिलिटी मिली, हाई यूटिलिटी, लो यूटिलिटी, ठीक है, पर मोर लेस मैं उसको रैंक्स दे सकती हूँ, पर मैं उसको नंबरिंग में कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं कर सकती हूँ। जबकि कार्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में मैं यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, जैसे मैं कह सकती हूँ कि मुझे 1 ग्लास ऑफ वाटर से 5 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, मुझे सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से 4 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिली, ठीक है ना। तो मैं कार्डिनल यूनिट को नंबर्स में मेजर कर सकती हूँ, और यही इसका सबसे बड़ा एजम्पशन है, और इसीलिए इसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है। तो देखें, यूटिलिटी एनालिसिस इज क्रिटिसाइज फॉर वन ऑफ इट्स assumptions। तो assumption is कि हम उसको कार्डिनल नंबर्स में जो है मेजर या एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए ऑप्शन इसका आंसर है। क्यों हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे 1 ग्लास पानी पीने से 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, है ना। तो ये नंबर्स में मेजर करना यूटिलिटी इज नॉट अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि क्योंकि हम सिलेबस के बहुत ही आगे तक आ चुके हैं सीयूईटी को प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप इनके अलावा और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एडवांस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करके देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें मिनी एमसीक्यूज। ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट आप अपनी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई और टॉपिक पे वीडियो एक्सपेक्ट करते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट या कोई सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज identify which of the following is not an assumption of the law of diminishing marginal utility। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इनमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है। तो देखिए, पहला कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ये इसका एजम्पशन है। क्यों? क्योंकि हम ये पहले एज्यूम करके चलते हैं कि जब हम ये लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें जो भी यूनिट से यूटिलिटी मिलेगी हम उसको कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं। तभी तो हम ये चीज बोलते हैं कि मुझे फर्स्ट यूनिट से 5 यूटिल्स मिले, सेकेंड यूनिट से 4 यूटिल्स मिले, क्योंकि हम इस एजम्पशन में है कि हम इसको कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, यस, हम ये भी मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम से ही वो अपनी कंजम्पशन करेगा, ठीक है। तो इनकम में कोई चेंज नहीं है, ये भी हम एजम्पशन लेके चलते हैं। डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम कमोडिटी, देखिए ये कोई एजम्पशन हम नहीं लेके चलते कि डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम कमोडिटी, क्योंकि प्राइस हमारा मेन जो है अंडरटेकिंग एलिमेंट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following factors remain constant in the law of demand? So what is law of demand? Law of demand explains the relationship between on price of the commodity and its demand, but keeping some other factors affecting demand constant.
यानी कि कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हुए सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप हमें लॉ ऑफ डिमांड समझाता है। ये बताता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉल करती है, और जब प्राइस फॉल करता है तो डिमांड इंक्रीज करती है, यानी कि राइज करती है। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन के ऊपर कि प्राइस, खुद के प्राइस को छोड़ के बाकी के जो सारे फैक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट रहने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर प्राइस को मैं फैक्टर मानती हूँ तो इनकम मेरी कांस्टेंट रहनी चाहिए, रिलेटेड गुड्स का प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ एजम्पशंस हम लेके फिर लॉ ऑफ डिमांड को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कौन सा फैक्टर है जो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखिए इनकम ऑफ द बायर ये बिल्कुल कांस्टेंट रहना चाहिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी कांस्टेंट रहना चाहिए, इसीलिए आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्यों कांस्टेंट रहना चाहिए? अब मान लो कि किसी कमोडिटी का जो प्राइस है दैट इज 5, ठीक है, और इसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज 2 यूनिट्स, इसका प्राइस बढ़ के हो जाए 10 रुपीज तो डिमांड हो जाती है सॉरी 1 यूनिट, है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ तो डिमांड जो है वो फॉल कर चुकी है, राइट। अभी मान लो पीछे से उस कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ जाए, अगर उसकी इनकम ही चेंज हो जाएगी तो 5 रुपीज से 10 रुपीज प्राइस हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिमांड गिराएगा ही नहीं, तो लॉ तो फेल हो जाएगा, राइट। ऐसे ही मान लो उसका टेस्ट ही चेंज हो जाए, ठीक है, उसका टेस्ट चेंज हो जाए, उसका प्राइस कम भी हो रहा था, कॉफी सस्ती भी मिल रही थी पर उसका टेस्ट ही चेंज हो गया, उसने कॉफी की डिमांड इंक्रीज नहीं की, दैट मीन्स कि यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, चीज सस्ती हुई थी फिर भी डिमांड नहीं बढ़ी, है ना। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सब कांस्टेंट रहेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, यानी तब ही हम ऑन प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a commodity is available for free, how many units consumers should consume to be in equilibrium using the one commodity case of the cardinal utility approach? तो वन कमोडिटी केस के अकॉर्डिंग हम तब तक कोई कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं जब तक उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर नहीं हो जाता, राइट, वो मनी की प्राइस के बराबर नहीं हो जाता, सॉरी, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे इसका प्राइस कितना है, 0, क्योंकि फ्री है, तो हमें तब तक कंज्यूम करना पड़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स भी जब तक 0 ना हो जाए, ठीक है, तब हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखें हाउ मेनी इफ अ कमोडिटी इज अवेलेबल फॉर फ्री, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कितना कंज्यूम करना होगा, क्या 5 यूनिट्स, नो, 10 यूनिट्स, नो, टिल mu becomes 0, yes, can't be determined, नहीं हो सकता क्योंकि डिटरमिन किया जा सकता है, प्राइस पता तो है ना कि 0 है, ठीक है। Okay, C is the right answer. Choose the correct statement. The law of equimarginal utility considers the price of money as 0. No, one मान के चलता है. The law of equimarginal utility considers the price of money as less than 1. No. The law of equimarginal utility considers the price of money as more than 1. ये price of money बोल रहा है, यानी कि ये marginal utility of money की बात कर रहा है, वो हम 1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखें the law of equimarginal utility considers the price of money as 1. So D is the right answer. Okay. Next question. This is the last question of today's video. Yes. A consumer is in equilibrium. How will a consumer behave? Consumer equilibrium में है, तो condition है कि mu of x over price of x is less than mu of y over price of y. तो कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, देखें हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो mu ऑफ x है अगर मैं इसको 1 मान लूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली mu ऑफ x इज लेस देन mu ऑफ y, mu ऑफ y से उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो mu ऑफ y ज्यादा यूटिलिटी देने का y की कंजम्पशन भी ज्यादा होगी, x की कंजम्पशन कम होगी, ठीक है। तो देखिए कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड x, ओके, लेस ऑफ गुड y, क्या x ज्यादा और y कम कंज्यूम करेगा, नो, कंज्यूमर्स विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड y एंड लेस ऑफ गुड, यस, y x, सॉरी,
Consumers will consume more of good Y and less of good X. Yes, B is the right answer. Consumers will consume more of both the goods. No. Less of both the goods. No. Answer is B option. ठीक है. तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET एग्जाम को क्लियर करने में. मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स में समझा सकूं इन क्वेश्चंस तक. अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाके आप इकोनॉमिक्स की सारी MCQs की वीडियो को वॉच करें एक बार. अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें नंबर ऑफ MCQs. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.